चैप्टर का जो टाइटल है या नाम आप दे रहे हैं वो क्या है, दैट इज होम्योस्टेसिस। और किडनी खुद भी क्या है, एक होम्योस्टैटिक ऑर्गन है। किडनी का जो मेन फंक्शनल यूनिट है जिसने होम्योस्टेसिस करनी है, या होम्योस्टेसिस में आप कह लें कि ऑस्मोरेगुलेशन उसने करनी है। ऑस्मोरेगुलेशन के साथ साथ उसने क्या करना है, मिनरल्स जो है उसके बैलेंस को मेंटेन या कंट्रोल कर रहा है। तो हमने ऐसे लिखा कि रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी पानी और मिनरल्स की रेगुलेशन किसने, खास तौर पर नेफ्रॉन ने कैसे करनी है, उस पर हमने फोकस करना है। लेकिन ये कि होम्योस्टेसिस का ये जो मैकेनिज्म है, इसमें मेन चीज क्या है, तो इसके अंदर मेन चीज हार्मोन्स है, ठीक है। अब ये कि मिनरल्स कौन कौन से हैं कि जिसकी होम्योस्टेसिस करनी है किसने, या जिसका एक बैलेंस मेंटेन करना है नेफ्रॉन ने। तो उन मिनरल्स के अंदर आप कह रहे हैं कि सोडियम, साथ में क्या है क्लोराइड आयंस हैं और कैल्शियम है, ठीक है। तो सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम, इसके मिकदार को या इसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना है या बैलेंस करना है नेफ्रॉन्स के अंदर। अब इनको बैलेंस या कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन्स है, मिसाल के तौर पे कैल्शियम, तो कैल्शियम को बैलेंस या कंट्रोल करने के साथ जो हार्मोन रिलेटेड है दैट इज पैरा हार्मोन। और पैरा हार्मोन के लिए हम शॉर्ट वर्ड एब्रिविएशन पीटीएच का यूज करते हैं। इसी तरह सोडियम और क्लोराइड आयंस इकट्ठे, इन दोनों के लिए जो हार्मोन रिस्पांसिबल है दैट इज एल्डोस्टेरोन। अब अगर आप गौर करें तो पैराथार्मोन कहां से आ रहा है, पैराथार्मोन जो है यहां ट्रेकिया के पास क्या है, थायराइड ग्लैंड है, और उस थायराइड ग्लैंड के ऊपर 4 जो है लोथड़े से छोटे लम्ब्स हैं, किसके, पैराथायराइड ग्लैंड के, पैरा थायराइड ग्लैंड। अब ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है तो इससे पैराथार्मोन रिलीज हो रहा है, और इसी तरह एल्डोस्टेरोन आता है कहां से, तो एल्डोस्टेरोन जो है दिस कम्स फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। ये कहां से आ रहा है, एड्रीनल ग्लैंड से आ रहा है। एड्रीनल ग्लैंड किसके पास है, तो एड्रीनल ग्लैंड बिल्कुल किडनीज के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये तरतीब कैसे होगी, तो पहले इसको समझते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया था चैप्टर के स्टार्ट में कि होम्योस्टेसिस उस वक्त होती है जब कोई चेंज डिटेक्ट होता है, और उस चेंज के मुताबिक इंटीग्रेटर यानी ब्रेन काम करता है, और ब्रेन इफेक्टर, तो इफेक्टर क्या हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकता है या मसल्स हो सकते हैं। तो अब ये कि चेंज क्या हो सकता है, और चेंज के बाद ग्लैंड, तो ग्लैंड तो हमने डिस्कस कर लिया कि या एड्रीनल ग्लैंड होगा या पैराथायराइड ग्लैंड होगा। अब आते हैं इस चीज की तरफ कि जो ग्लैंड है उस ग्लैंड ने आगे काम क्या करना है, और इसी तरह स्टार्ट में क्या समझते हैं, स्टार्ट में ये समझते हैं कि जो रिसेप्टर है उसने किस चीज को डिटेक्ट करना है जिसके बाद हार्मोन रिलीज होगा। तो एक चीज आप नोट कर लें कि जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, उसके अंदर अगर चेंज आता है, यानी एक कंडीशन प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी के अंदर अगर क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है, या उसके अंदर चेंज डिटेक्ट हुआ है, तो इस चेंज को कौन देखेगा, इस चेंज को कौन देखेगा, या इस चेंज को किसने जो है कंट्रोल करना है। तो इसको डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्टेड बाय कीमो receptors in hypothalamus। हाइपोथैलेमस के अंदर खास तरह के रिसेप्टर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर कहते हैं, और वो डिटेक्ट करते हैं पानी की ऑस्मोलैरिटी जो है उसके अंदर चेंज आ गया है। यानी आसान अल्फाज में आप यूं समझे कि पानी की मिकदार कम हो रही है और उसके अंदर मिनरल्स या जो सॉल्यूट्स है उसकी मिकदार क्या हो रही है, तो सॉल्यूट की मिकदार बढ़ने की वजह से ऑस्मोलैरिटी जो है उस पर फर्क आता है। अब ये डिटेक्ट किया किसने, ये डिटेक्ट किया हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस जो है ये सिग्नल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, वो किसको सिग्नल देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम कहते हैं एडीएच। एडीएच स्टैंड्स फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ये ऑस्मोलैरिटी के अंदर जो चेंज आया है ये किसकी वजह से, ऑस्मोलैरिटी के अंदर जो चेंज आया है दिस इज बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हुई है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है या ज्यादा हो गई है। ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी में चेंज आता है सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से। और सॉल्यूट खुद क्या चीज है, तो सॉल्यूट जो है ये कोई केमिकल हो सकता है और उसको डिटेक्ट कौन करेगा, खास तरह का रिसेप्टर जिसको कीमोरिसेप्टर कहते हैं। अब उसने क्या करना है, हाइपोथैलेमस ने सिग्नल देना है पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उसको रिलीज कर देना है। ये पहली चीज हो गई कि अगर ऑस्मोलैरिटी डिटेक्ट हुई है और उसके रिस्पांस में क्या होगा, उसके रिस्पांस में पानी की रेगुलेशन होगी। यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का बुनियादी काम क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का बुनियादी काम है कि ये पानी को क्या करेगा, कंजर्व्स वाटर। कंजर्व वाटर का मतलब क्या है, कंजर्व वाटर का मतलब ये है कि यूरिन में पानी की मिकदार को कम कर देगा और खून या प्लाज्मा में पानी को रोक लेगा। यूरिन में पानी की मिकदार को क्या कर लेगा, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा और बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी को रोकेगा। तो वो जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से पानी की ऑस्मोलैरिटी पर फर्क आया था। अब वो क्या हो जाएगा, वापस नॉर्मल जो है उस पर आ जाएगा, वापस किस पर आ जाएगा, नॉर्मल उस पर आ जाएगा। दूसरी सूरत क्या हो सकती है, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ग्लोमेरुलस और साथ में आप कह रहे हैं कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है इस एरिया के अंदर, यानी इसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर रीजन कहते हैं। यहां से एक खास तरह का क्या है, यहां से एक खास तरह का हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम रेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनिन। तो रेनिन असल में क्या करता है, रेनिन असल में एक और जो फैक्टर है उसकी सिंथेसिस में कैटेलाइज या कैटेलिसिस का रोल प्ले करता है। यानी रेनिन ने आगे तेज करना है, आगे चलाना है एक और चीज को, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन। उसको क्या कहते हैं, और एंजियोटेंसिन आगे क्या करता है, एंजियोटेंसिन जो है आगे जाकर एंडोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है, एंडोस्टेरोन। अब सवाल ये कि ये यानी रेनिन किस वक्त एक्टिवेट होता है, तो इसको ध्यान में रखें कि रेनिन ने आगे जिस चीज को एक्टिवेट करना है उसका ताल्लुक ब्लड के अंदर जो सोडियम है, ब्लड के अंदर जो क्या है, सोडियम है, उसकी मिकदार के साथ क्या है, मुताल्लिक है। या आप दीगर अल्फाज में कह सकते हैं कि अगर क्या है, अगर तो ये कि ब्लड का जो ओवरऑल वॉल्यूम है, ठीक है, या जो ब्लड प्रेशर है उस पर इफेक्ट आया है, उस पर क्या आया है, इफेक्ट आया है, असर आया है, तो तब रेनिन एक्टिवेट होगा। आसान अल्फाज में आप यूं समझें कि अगर खून में सोडियम की मिकदार कम हो गई है, अगर खून में सोडियम की मिकदार कम हो गई है, या ये कि जो ब्लड प्लाज्मा का वाटर कंटेंट है उस पे फर्क आया है और उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा, दूसरी कंडीशन कि रेनिन एक्टिवेट्स। अब यहां पर जो स्टिमुलस था वो क्या था, तो दैट इज वाटर कंटेंट प्लाज्मा, उसके अंदर चेंज, या आप कह लें कि सोडियम आयंस कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। और रेनिन ने एक्टिवेट कर दिया या कैटेलाइज कर दिया, कैटेलाइज सिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन ने आगे क्या करना है, एंजियोटेंसिन ने आगे जाकर एक्टिवेट करना है किसको, ये एक्टिवेट कर देगा
एल्डोस्टेरोन को, किसको एक्टिवेट कर देगा? एल्डोस्टेरोन जो है उसको एक्टिवेट कर देगा। और एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है? एल्डोस्टेरोन ने पहले सोडियम के साथ क्या क्लोराइड और साथ में इवन वाटर पानी जो है उसको भी क्या कर लेना है? कंजर्व कर लेना है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गया था तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल की तरफ आ सकता है। तीसरे तरह का जो चेंज है वो आप कह रहे हैं कि मेनली किडनी होमियोस्टेसिस के साथ ताल्लुक नहीं रखता, ठीक है, लेकिन ये कि ये ताल्लुक रखता है बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का मिनरल्स है उसके बैलेंस उसके साथ। अब पैराथार्मोन का काम क्या होता है? तो पैराथार्मोन बेसिकली क्या है? पैराथार्मोन इज ए हाइपर कैल्सीमिक एजेंट। ये एक हाइपर कैल्सीमिक एजेंट है। हाइपर कैल्सीमिक एजेंट का मतलब क्या है? कि पैराथार्मोन वो हार्मोन है, अगर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो उसके लेवल को हाइपर करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो हार्मोन होगा वो क्या होगा? पैराथार्मोन होगा। तो अगर ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार में कमी आ जाती है तो पैराथार्मोन रिलीज होगा और ये भी क्या करेगा? ये भी जो रीनल ट्यूब्यूल है, क्या है? रीनल ट्यूब्यूल में से कैल्शियम लेगा और वापस ब्लड में डिपॉजिट कर देगा। किसके अंदर डिपॉजिट कर देगा? ब्लड के अंदर डिपॉजिट कर देगा। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तो तीसरी कंडीशन ये है कि जैसे हमने डिस्कस किया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, क्या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है इसको हमने डिस्कस किया कि अगर प्लाज्मा कंटेंट या ब्लड के वॉल्यूम पर कोई फर्क आता है तो ब्लड के वॉल्यूम के ऊपर जो फर्क आ रहा है या ब्लड के वॉल्यूम के ऊपर जो क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से हमने कहा एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होता है। लेकिन ये कि ये जो एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हुआ तो आप इसको वापस नॉर्मल पर कौन लेकर आएगा? यानी एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हुआ तो एल्डोस्टेरोन को क्या करना है? स्टॉप करना है, क्योंकि ये होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है या पर्टिकुलरली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये एक लूप के अंदर काम करता है, जो कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो हार्ट के अंदर क्या है? हार्ट में होता है ANH। ANH स्टैंड फॉर एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन। और अगर जो ब्लड प्लाज्मा है या वाटर कंटेंट है बॉडी का, या अगर ब्लड प्रेशर कह लें कि वो नॉर्मल पर आ रहा है तो ANH क्या होता है? रिलीज होगा। और ANH जब रिलीज होता है तो ये क्या करता है? दिस स्टॉप सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा। तो दोबारा से इसको देखिए, अगर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी में चेंज आ रहा है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ब्लड में खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज करे कि पानी को रोके। अब पानी खून के अंदर जमा होता जा रहा है और यूरिन कंसंट्रेटेड हो रहा है। तो जब यूरिन कंसंट्रेटेड हो रहा है तो अब ब्लड, यही ब्लड दोबारा किधर पहुंच गया? हाइपोथैलेमस पहुंच गया। तो जब दोबारा हाइपोथैलेमस पहुंच गया तो अब वहां के कीमो रिसेप्टर को उस तरह का चेंज नजर नहीं आ रहा, यानी पहले उसको जो ऑस्मोलैरिटी के अंदर चेंज नजर आ रहा था अब वो चेंज नहीं है। तो वो क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल स्टॉप कर देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल स्टॉप हुआ तो एडीएच का रिलीज भी स्टॉप हो गया। दूसरी तरफ हमने कहा कि रेनिन ने एक्टिवेट किया एंजियोटेंसिन को और उसने एक्टिवेट किया एल्डोस्टेरोन को। अब एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है? सोडियम के साथ क्लोराइड और साथ में पानी को कंजर्व कर रहा है। किसके अंदर? ब्लड के अंदर, यानी ब्लड के अंदर लेकर आ रहा है। तो अब ये चीज, इससे क्या होगा? इससे यानी ब्लड का जो प्लाज्मा कंटेंट था या वाटर कंटेंट था या जो ब्लड प्रेशर था वो वापस नॉर्मल पर आ रहा है। जब यही ब्लड किधर पहुंचेगा? हार्ट के चैम्बर एट्रियम में पहुंचेगा तो एट्रियस को डिटेक्ट कर लेगा, वो ANH रिलीज करेगा और ANH जो है वो क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को स्टॉप कर देगा, रोक देगा। ये तो आप समझे के बात पे है। अब इधर आ जाए नेफ्रॉन में कि नेफ्रॉन में ये सारा फंक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये इसके पार्ट्स को दोबारा से ध्यान में रखें। ये क्या है? दिस इज ग्लोमेरुलस एंड दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज लूप ऑफ हेल्म। अब
ये जो पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर खास तरह के प्रोटीन्स हैं। खास तरह के क्या हैं? प्रोटीन। और उन खास तरह के प्रोटीन चैनल्स को एक्वापोरिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दोस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एक्वापोरिन्स। अब देखें ये जो एक्वापोरिन्स हैं इनमें क्या होगा, यहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है सपोज करें। अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से किसमें, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है इससे अगर हार्मोन आ रहा है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, क्या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये करेगा कि एक्वापोरिन्स को एक्टिवेट कर देता है, यानी इसको खोल देगा। तो पानी के मॉलिक्यूल्स एक्वापोरिन के जरिए आ जाएंगे किसके अंदर, ब्लड के अंदर पानी जो है वो आता जाएगा। अब ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे इससे क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। और इधर क्या चीज ट्रेवल कर रही है, तो यहां इसके अंदर दिस इज ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है, पानी कंजर्व हो गया। दूसरी सूरत क्या हो सकती है, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जैसे हमने डिस्कस किया, हार्मोन रिलीज हो रहा है, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, यहां से सोडियम आयन जो है वो आ जाएंगे, और सोडियम के साथ ही क्या आ जाएगा, क्लोराइड भी आ जाएगा, और क्लोराइड के साथ एक्वापोरिन के जरिए वाटर वो भी आ जाएगा, या वो भी ब्लड कैपिलरी के अंदर एब्जॉर्प्शन उसकी हो जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी हमने ये डिस्कस की कि मिसाल के तौर पे पैराथार्मोन हार्मोन रिलीज हुआ, तो पैराथार्मोन क्या करेगा, पैराथार्मोन ये करेगा कि यहां से कैल्शियम आयंस, क्या कैल्शियम आयंस की रीएब्जॉर्प्शन करेगा, ताकि कैल्शियम को क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो असल में ये जो सब्सटेंसेस हैं, सोडियम, क्लोराइड, वाटर और कैल्शियम, ये सब की सब कहां से आई थी, ये सब की सब यहां जब फिल्ट्रेशन हुई थी तो दे वर पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसी तरह ये चीज भी ध्यान में रहे कि दोनों तरह के हार्मोन्स, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन भी, खास तौर पे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को अगर ले लें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो ये करता है कि यहां पर भी, यानी कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट के साथ जो ब्लड कैपिलरी गुजर रही है, जिसको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं, तो यहां पर भी एक्वापोरिन प्रोटीन है, क्या है, एक्वापोरिन्स। तो ये इधर भी क्या करता है, एक्वापोरिन को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होना है, पानी आ जाएगा किसके अंदर, वाटर विल रिटर्न टू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की वजह से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर भी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी, दोनों जगहों पर पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, किससे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से। नतीजतन यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। दूसरा हार्मोन हमने डिस्कस किया एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है, अगर ब्लड में सोडियम का लेवल गिर गया तो एल्डोस्टेरोन जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से सोडियम लेता रहेगा, ताकि ब्लड का सोडियम नॉर्मल पर ले आए। और तीसरे नंबर पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस चीज की रेगुलेशन हो रही है, कैल्शियम आयंस की भी, कि पैराथार्मोन्स की वजह से क्या होता है, पैराथार्मोन की वजह से होता ये है कि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है या बढ़ा देता है। तो ये है रोल नेफ्रॉन का किस चीज के अंदर, दिस इज द रोल ऑफ नेफ्रॉन इन होमियोस्टेसिस। और साथ में हमने ये डिस्कस कर लिया कि किस तरह से डिफरेंट हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं।